भी प्रश्न आएंगे उसको हम लोग एक ऑलरेडी वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ये उसका सेकंड वीडियो है। इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे? हुमायूं को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? ध्यान रखिएगा, हुमायूं को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो तो बाबर पर बन चुका है। तो बाबर का जो उत्तराधिकारी, बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ, बाबर का उत्तराधिकारी, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये हुआ हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। तो अब हम लोग जो आगे के घटनाएं हैं जो जुड़ी हुई हुमायूं से रिलेटेड है उसको हम लोग एक साथ संग्रह किए हुए हैं और उसको आपको ध्यान से देखना है। हर एक पॉइंट को बढ़िया से देखिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करें कि हुमायूं, हुमायूं का कार्यकाल का बात करेंगे हम लोग। तो हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1556 ईस्वी तक रहा है। ध्यान रखिएगा, 1530 से 1556 ईस्वी तक। इस बीच में क्या क्या हुआ वो हम लोग सब देख लेंगे। ठीक है, तो अब बात करेंगे हुमायूं का। हुमायूं का जन्म जो होता है वो 6 मार्च 1508 ईस्वी को हुमायूं का क्या होता है? जन्म होता है। ध्यान रखिए, इसका जन्म कब होता है हुमायूं का? तो अगर डेट नहीं याद है तो ये कम से कम टाइमिंग याद कर लीजिए, 1508 ईस्वी में। क्योंकि इतिहास चलता है तो वो टाइमिंग पर ही चलता है, और टाइमिंग जब आपको ध्यान रहेगा तो अच्छे से आप प्रश्न को, थोड़ा जटिल भी प्रश्न आए तो उसको आप हल कर पाएंगे। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसकी माँ, जो हुमायूं की माँ है उसका नाम है महाम सुल्ताना नाम है। हुमायूं का माँ का नाम क्या है? महाम सुल्ताना है। अब जैसा कि पता है, अब पता क्या है कि हुमायूं 4 भाई था। हुमायूं कितना भाई था? तो 4 भाई था। आप लोग ध्यान रखिएगा, हुमायूं कितना भाई था? 4 भाई था। 4 भाई में कौन कौन थे? तो एक था कामरान, दूसरा था अस्करी, और तीसरा हिंदाल, और चौथा खुद हुमायूं था। तो क्योंकि चारों भाइयों में सबसे बड़ा था, तो चारों भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण यह क्या बनता है? बाबर का उत्तराधिकारी बन जाता है। बाबर का उत्तराधिकारी बन जाता है। कौन बनता है? हुमायूं। ठीक, अब इसने क्या किया कि जो इसके पिताजी बताए हुए थे कि क्या क्या करना है, तो ये अपने पिता के कहनाम के अनुसार अपने चारों भाइयों को, जो जो क्षेत्र था, चारों भाइयों को आपस में क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। अब बंटवारा कर दिया तो बंटवारा किया, तो बंटवारे के अनुसार से कामरान को ये क्षेत्र मिलता है, मुल्तान एवं पंजाब का क्षेत्र मिल जाता है। मतलब कामरान के हिस्से में कौन क्षेत्र आ गया? तो मुल्तान एवं पंजाब का क्षेत्र। इसके साथ साथ जो इसका दूसरा भाई है ये अस्करी, इसको दे देता है संभल का क्षेत्र। इसको दे देता है ये संभल का क्षेत्र। और तीसरा भाई को दे देता है अलवर का क्षेत्र। अलवर राजस्थान वाला क्षेत्र दे देता है अपने भाई को। और हुमायूं खुद दिल्ली का बादशाह बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपने पिता के कहनाम के अनुसार अपने भाइयों को क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। और साथ साथ एक पॉइंट और हम लोग देख ले, इसका एक चचेरा भाई भी था, ठीक है, जिसका नाम सुलेमान मिर्जा था। इसका चचेरे भाई का नाम क्या था? सुल्तान मिर्जा था। और सुल्तान मिर्जा को खुद बदख्शा का क्षेत्र, बदख्शा जो क्षेत्र था वो दे दिया। अब थोड़ा सा आपको ये हम बता दें कि जो बदख्शा क्षेत्र है, हुमायूं राजगद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शा का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बदख्शा का क्या था? सूबेदार था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? सूबेदार था। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो कहाँ का सूबेदार था? बदख्शा का सूबेदार था। ये आप ध्यान में रखें। अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तो अगला प्रश्न को देखें हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठा जो हुमायूं है, इसने 1530 ईस्वी में गद्दी को संभाल लिया। जैसा कि इसका उत्तर में हमने आपको बताया कि इसका शासनकाल 1530
से 1556 ईस्वी तक रहा है। अब गद्दी पर बैठ गया 1530 ईस्वी में। जैसे ही कोई राजा, मतलब जो मुगल वंश के वो राजा बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं युद्ध लड़ते हैं अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। ठीक है, उसी क्रम में तो हुमायूं द्वारा लड़ गए प्रमुख युद्ध। तो अब जो युद्ध लड़ा है वो कहाँ कहाँ अपना विस्तार एरिया करना चाह रहा था और कौन कौन युद्ध लड़ा है। तो इसमें से सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, दोहरिया का। कौन सा है? दोहरिया। ये कहीं कहीं इसको देवरा लिख देता है। क्या लिख देता है? कहीं कहीं इसको क्या लिख देता है? देवरा लिख देता है। ऐसे रियल में दोहरिया है, लेकिन कहीं कहीं देवरा लिख देता है। ध्यान रखिएगा कि यह युद्ध कब हुआ था? तो 1532 ईस्वी में हुआ था। और 1532 में हुआ तो भाई किसके किसके बीच हुआ है? तो ये हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ है। याद रखिएगा, हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ है, जिसमें महमूद लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अब नेक्स्ट भिड़ंत किसके साथ में है? तो नेक्स्ट भिड़ंत है चौसा का युद्ध। अब ये चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध होता है एकदम डेट वाइज, इसको रट जाइएगा, 26 जून 1539 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चौसा का युद्ध कब होता है? 26 जून 1539 ईस्वी को। अब ये जो युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ध्यान रखिएगा, किसके किसके बीच में? हुमायूं और शेरशाह। अब चूंकि शेरशाह तो पहले नाम नहीं था, उसका पूर्व में नाम था शेर खां। तो इसमें क्या होता है कि शेर खां विजयी रहता है। और जैसे ही चौसा का युद्ध शेर खां, मतलब शेर खां जीतता है, तो एक उपाधि धारण कर लेता है। वो उपाधि धारण करता है शेरशाह का। किसका उपाधि धारण कर लेता है? शेर खां जो है, ठीक है, ये जो शेर खां है वो किसका उपाधि धारण कर लेता है? शेरशाह का। अब चूंकि ये चौसा का युद्ध तो हार चुका, और हार चुका तो ये अब सोचने लगा कि फिर दोबारा से हम क्या करें, मतलब शेरशाह को पराजित करें। तो उसके लिए ये योजना बना लिया, और योजना बनाकर पहुंचता है, ठीक है, कहाँ पर? तो उसके साथ में कनौज में। और कनौज में शेरशाह के साथ में युद्ध लड़ने के लिए ये पहुंच जाता है। तो अगला युद्ध कौन सा है? ये है कनौज या बिलग्राम का युद्ध। ध्यान रखिएगा, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। अब ये युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था, कनौज या बिलग्राम का युद्ध। अब यह युद्ध किसके बीच में हुआ? तो वही था शेरशाह और हुमायूं, जिसमें हुमायूं की क्या होती है? हार होती है। इन दोनों युद्धों में हुमायूं की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, और शेरशाह विजय रहता है। ये युद्ध जो है ना, ये निर्णायक युद्ध है। कनौज या बिलग्राम का युद्ध निर्णायक है, क्योंकि अब शेरशाह अपने साम्राज्य शक्ति का विस्तार कर लिया और दिल्ली का शासक बन गया। और क्या हो गया? ये दिल्ली का, ठीक है, शासक बन गया। अब दिल्ली का शासक कौन बन गया? तो ध्यान रखिएगा, ये शासक बन चुका है, ये है शेरशाह। क्योंकि 1540 से जो आप देख रहे हैं गैपिंग, 1540 के बाद में ये हुमायूं जो है ना, ये क्या करता है कि निर्वासित जीवन जो है, निष्कासित जीवन जीता है। और निष्कासित जीवन, क्योंकि अब तो इसके हाथ से सत्ता जा चुकी थी हुमायूं के, अब इसके जगह पर कौन आ चुका था? तो शेरशाह आ चुका था। जब शेरशाह आ चुका, ये व्यक्ति कहाँ चला गया? तो निर्वासित जीवन बिताने। कौन? हुमायूं। अब उसके साथ एक घटना घटता है हुमायूं के साथ में। जब ये निर्वासित जीवन जी रहा था तो किसके पास पहुंचा? मीर अली अकबर जामी की, मतलब जो ये पहुंचा था मीर अली अकबर जामी की। किसके पास पहुंचा? मीर अली जामी के पास में पहुंचा था। और पहुंचने के साथ में वो जो हिंदाल के ये गुरु भी रहते हैं, मीर अली अकबर जामी, हिंदाल जो इसका भाई है एक, उसका ये जो मीर अली अकबर जामी है उसका गुरु भी यही है, हिंदाल के। तो अब वहीं पर क्या करता है कि इन्हीं के पुत्री मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से क्या करता है? निकाह कर लेता है। कब किया है? 1541 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इसने कब निकाह किया? 1541 ईस्वी में। और ठीक साल भर बाद, ठीक साल भर बाद हमीदा बानो के गर्भ से
अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। अकबर का जन्म होता है। जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हमीदा बानो बेगम से निकाह किया और बाद में साल भर के आगे जाने के बाद इसका एक हुमायूं का पुत्र होता है जिसका नाम अकबर है। अब अकबर का जन्म याद रख लीजिए 1542 में हुआ था। और हम लोग आगे देखें तो अगला पॉइंट ये है कि अब जो हुमायूं, क्योंकि अकबर का जन्म हो चुका और इस तरह का होता है कि ये शेरशाह की इसी बीच में क्या होता है, मृत्यु भी हो जाता है। कलिंजर के किला भेजते टाइम शेरशाह की मृत्यु हो जाता है। अब जब शेरशाह का मृत्यु हो गया तो अब इसको क्या हुआ कि पुनः सत्ता पाने का एक अवसर प्राप्त हो गया। अब जैसे ही हुमायूं को अवसर मिलता है इसने क्या किया कि अब युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसने युद्ध लड़ा सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? सरहिंद का युद्ध। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 22 जून 1555 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 22 जून 1555 ईस्वी में। अब इस युद्ध के बाद हुमायूं पुनः अपनी खोई हुई सत्ता को क्या कर लेता है, वापस कर लेता है। पुनः जो भी खोया हुआ इसका साम्राज्य था उसको क्या कर लेता है, वापस ले लेता है। और उसके बाद एक पॉइंट और हम लोग देखें तो ये ध्यान रखिएगा, दीनपनाह पुस्तकालय, क्योंकि हुमायूं द्वारा ही ये दीनपनाह पुस्तकालय की स्थापना किया गया था और हुमायूं ने ही दीनपनाह मतलब पुस्तकालय को बनवाया। और संजोग देखिए कि हुमायूं इन्हीं पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इन्हीं सीढ़ियों पर क्या होगा कि इसका पैर फिसला और सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु कब होता है? 1556 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, मृत्यु कब हो गया? 1556 ईस्वी में। और एक इतिहासकार है जो इसकी मृत्यु पर वो लिखते हैं, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु पर इतिहासकार लेनपुल, कौन है? इतिहासकार लेनपुल ने क्या लिखा? कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा। ठीक है, अपनी जिंदगी भर ये क्या रहा, हुमायूं लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखें कि किस व्यक्ति ने कहा कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते ही इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उस व्यक्ति का नाम है लेनपुल है, जो ये इतिहासकार के रूप में है। और एक प्रश्न और है, जब हम लोग खासकर जो चौसा के आसपास से हैं तो एक प्रश्न को और हम लोग देखेंगे, क्योंकि जब ये चौसा का युद्ध लड़ रहा था हुमायूं, ठीक है, उस टाइम बाढ़ का मौसम था। तो बाढ़ का मौसम था तो एक व्यक्ति है जो मलाह के रूप में है, ठीक है, मलाह, जिनका नाम है निजाम भिस्ती। ध्यान रखिएगा इनका नाम क्या है, निजाम, ठीक है, निजाम भिस्ती। इनका नाम क्या है, निजाम भिस्ती। तो ये निजाम भिस्ती क्या करता है, हुमायूं को बचा लेता है। हुमायूं को क्या करता है, बचा लेता है। और हुमायूं को तो बचाया और बचाने के साथ साथ क्या किया, हुमायूं ने इसके नाम से, निजाम भिस्ती के नाम से चमड़े का सिक्का चलवा दिया। तो ये भी प्रश्न